आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक टर्म आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है ना। तो इन दोनों का मतलब समझना ज़रूरी हो जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता, कानून के सामने बराबरी या कानून के सामने सभी बराबर हैं, ये क्या बात होती है, इसका मतलब क्या है। बिकॉज आपको पता है कि लॉ इज़ ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी टर्म। कि लॉ में कोई भी शब्द आता है तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। कितने मीनिंग है ये भी पता होना चाहिए। केवल मीनिंग ही पता ना हो बल्कि कितने मीनिंग हो सकते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी मीनिंग हो सकता है, ये भी मीनिंग हो सकता है। तो पहला जो आर्टिकल 14 का इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि इसका जो आर्टिकल 14 के टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं, अगर हम उनको इंग्लिश में पढ़ें, कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी व्यक्ति को उसके विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 14 में टोटल कही गई है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है कि विधि के समक्ष समता क्या होती है या कानून के सामने बराबरी क्या होती है। तो एक चीज़ पहले तो जनरल बात अगर हम समझें इन दोनों टर्म्स की, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की, तो दोनों का लगभग मीनिंग तो सेम है। ठीक है ना। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मतलब लगभग सेम है, क्योंकि दोनों लगभग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। विधि का शासन होना चाहिए, व्यक्तियों का शासन नहीं हो कि कोई व्यक्ति को अगर पावर मिल गई है तो वो उसका मिसयूज़ ना करे, कानून के हिसाब से उस पावर का इस्तेमाल करे, रूल के हिसाब से उस पावर का इस्तेमाल करे। तो बात फिर वही कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का फिर प्रिसाइज मतलब तो फिर भी हमको समझना ही पड़ेगा भाई। ये कह के हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि साहब दोनों का लगभग एक ही मतलब है। अब भाई दो वर्ड हैं और दो वर्ड्स अगर अलग अलग हैं तो उनका थोड़ा बहुत अलग मीनिंग तो होगा, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा उनके मीनिंग में। तो पहला जो वर्ड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो एक नेगेटिव अवधारणा है, नेगेटिव कंसेप्ट है। और ये कहती है कि नो इंडिविजुअल फेसेस प्रिविलेजेस और डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा या कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल ये बात कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना। कि किसी भी व्यक्ति को कोई ख़ास अधिकार नहीं है कि हमने साहब हिना को कुछ ख़ास अधिकार दे दिए कि आप ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, दूसरों को नहीं दिए। ना तो ऐसा करेंगे और ना कोई भेदभाव करेंगे कि हिना को कुछ कम नंबर दे दिए, दूसरों को ज़्यादा नंबर दे दिए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इसी तरह की बात कहता है कि ना कोई विशेषाधिकार किसी को मिलेगा, ना कोई भेदभाव किसी के साथ होगा। और ये इंग्लिश कॉमन लॉ से ड्राइव हुआ है, लिया गया है। तो इतना सी बात इक्वलिटी बिफोर लॉ में है। अब जो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आता है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव कंसेप्ट है या सकारात्मक अवधारणा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव अवधारणा थी, ये पॉजिटिव अवधारणा है। और ये कहती है कि ऑब्लिगेटिंग द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो इसका थोड़ा सा आप गहराई से देखेंगे तो थोड़ा अंतर ये है कि ये कहती है
कि राज्य की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो सभी व्यक्तियों को बराबरी का व्यवहार करे जो कि एक जैसी हालत में हो। वो व्यक्ति जो एक जैसी स्थिति में है, एक जैसी परिस्थिति में है, उनके साथ बराबर का बिहेवियर करें। एक व्यक्ति बेचारा 4 फुट का और एक बेटी 6.5 फुट का। अब आप कह रहे हैं बास्केटबॉल खेलो और ये गोल पोस्ट है, सभी के लिए बराबर है, आपको जीतना है, सभी कानून सभी के लिए बराबर है। तो वो एक जैसी परिस्थिति के लोग तो हैं नहीं, बेचारा वो हार ही जाएगा 4 फुट वाला जो व्यक्ति है। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, वो ये कह रहा है कि एक जैसी हालत के लोगों के साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, ना कि अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बात है। भाई कोई आदमी बेचारा गरीब, आप कह रहे हैं कि भाई इतने रुपए चाहिए नौकरी के लिए, इतने रुपए दे दोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वो तो नौकरी उसे मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे होंगे, या तो क्राइम करेगा। फिर आप कहेंगे साहब ये क्राइम करते रहते हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं। तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट इस आधार पे नहीं कर सकते कि उसकी परिस्थिति अलग है, उसके लिए एक जैसा लॉ बना दिया आपने, उन लोगों के जैसा लॉ जिनकी की परिस्थिति डिफरेंट है। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो देखिए, कोर प्रिंसिपल्स एंड द एक्सेप्शंस, आर्टिकल 14 डज नॉट एनफोर्स एब्सोल्यूट इक्वलिटी। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि साहब आर्टिकल 14 जो बात करता है वो एब्सोल्यूट इक्वलिटी की नहीं करता है कि हिना भी बराबर होगी, ये भी बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। आर्टिकल 14 ऐसी बात नहीं करता है कि मैकेनिकल या मैथमेटिकल इक्वलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसका जो कोर सिद्धांत है, जो जड़ सिद्धांत है, वो ये कहता है कि सभी बराबर नहीं है और सभी के लिए एक लॉ ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉ हो सभी के लिए। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण या भेदभाव किया जा सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस किया जा सकता है। तो ऐसा लॉ राज्य बना सकता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन सच एज रिजर्वेशन, कि जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है, उसके आगे बढ़ाने के लिए कुछ लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि रिजर्वेशन का लॉ बनाया जा सकता है। और दूसरी चीज़, कुछ विशेषाधिकार भी किसी को दिए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ विशेषाधिकार दिए भी गए हैं। हालांकि आपको पता, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो विशेषाधिकार देने से मना करता था कि किसी को, जब मैंने मीनिंग बताया अभी आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ का, तो क्या बताया, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होगा। लेकिन प्रिविलेज भी दिए जा सकते हैं। क्यों दिए जा सकते हैं? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस इस बात को अनुमति दे रहा है, अलाउ कर रहा है कि क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, गवर्नर को कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज़, कुछ उसको उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, छूट दी गई हैं। तो ये विशेषाधिकार सब राष्ट्रपति भी तो बराबर ही है, क्यों दे रहे हो? तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा किया जा सकता है, ख़ास तरीके से कोई व्यक्ति अलग परिस्थिति में है तो उसके लिए अलग लॉ हो सकता है। अब देखिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कही गई है आर्टिकल 14 में कि आप भेदभाव कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, 2 क्लास बना सकते हैं, लेकिन वो क्लास ऐसा ना हो कि हमने उसको अनरीजनेबल किया है। वो युक्ति युक्त वर्गीकरण होना चाहिए। 2 क्लास बनाएं तो हम उसको रीजनेबली बनाएं, युक्ति युक्त तौर पर बनाएं,
तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बराबर हैं भैया, आर्टिकल 14 कह रहा है, ऐसा कह के हम अपना पीछा छुड़ा लें कि भैया सभी बराबर हैं, कोई नहीं, कमज़ोर बच्चा भी है तो मैं भी उतने ही नंबर लाने हैं, मजबूत पढ़ने में तेज़ बच्चा भी है उसको भी बराबर नंबर लाने हैं। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन इन लॉज मस्ट बी रेशनल एंड पर्पस ड्राइवन। अब रीजनेबल कैसे माना जाएगा कि साहब आप, मैंने देखा कि ये मेरे फेवर के बच्चे हैं, मैंने इनके लिए अलग क्लास बना दी, इनको फ़ायदा दे दिया, देखा ये मेरे फेवर के बच्चे नहीं हैं, इनको अलग कर दिया, इनको नुकसान कर दिया। तो क्लासिफिकेशन तो करेंगे आप, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होगा? तो क्लासिफिकेशन इन लॉ मस्ट बी रेशनल एंड पर्पस ड्राइवन। तो जो वर्गीकरण है वो रेशनल तार्किक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पर्पस ड्राइवन होना चाहिए, उसका कुछ मकसद हो कि भाई ये बच्चे थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, तो इनको थोड़ा अलग क्लास बना दो, इनका थोड़ा पढ़ाने में आसान तरीके से इन्हें पढ़ाओ। और ये बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और ये अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, इनकी समझ में तो तुरंत आ जाता है, ये हमारी टांग खिंचाई हो करते रहते हैं टीचर्स की, तो इनके लिए थोड़ा अलग क्लास बना दो, तो इन्हें थोड़ा तेज़ी से पढ़ा दो। तो क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। 2 क्लास अगर आप बनाएं तो वो वर्गीकरण युक्ति युक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो रेशनल ना हो, पर्पस ड्राइवन ना हो। तो उसका एक उद्देश्य होगा कि साहब ये बच्चे कमज़ोर थे, इस वजह से हमने इनको बी क्लास में रख दिया, ये बच्चे थोड़ा सा अच्छे थे, तेज़ थे, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, हमने इनको ए क्लास में रख दिया, इनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने क्लास बना दिया तो वो क्लास मान लिया जाएगा, उसका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट कहा जाएगा कि साहब इस परीक्षा के आधार पर आप 2 क्लास बना सकते हैं। तो परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा कि आप 2 क्लासेस बना रहे हैं। तो ये टेस्ट है, ये परीक्षा है, ये एग्ज़ाम है आपका। अगर इस एग्ज़ाम को आपने क्रॉस कर लिया तो आप 2 क्लास बना सकते हैं। तो पहली टेस्ट क्या है? पहला है द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि जो वर्गीकरण है वो एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। जो आप भेदभाव कर रहे हैं, 2 वर्ग बना रहे हैं, 2 कक्षाएं बना रहे हैं, 2 क्लास बना रहे हैं, तो वो एक बोधगम्य अंतरक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एक उसमें अंतर करने का आधार हो जो कि आपका दिमाग समझ पाए कि हाँ बच्चे ये कमज़ोर थे, इस वजह से इनको बी की क्लास में रखा है, ये बच्चे थोड़ा सा इंटेलिजेंट थे या स्ट्रॉन्ग थे या अच्छे स्कूल में पढ़ के आए थे, इस वजह से ज़्यादा जानते थे, तो इनको एक क्लास में रख दिया। तो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो कि अंतर जो आपने किया है उसको आप दिमाग से सोच पाएँ कि हाँ अंतर तो किया है इसमें, इस वजह से अंतर किया गया है, ठीक है कि ये वजह थी और वजह से ही अंतर किया है, वे वजह अंतर नहीं किया है। दूसरा टेस्ट और है, केवल 2 ही टेस्ट हैं। तो पहला टेस्ट तो ये है कि बोधगम्य अंतरक होना चाहिए। दूसरा है द डिफरेंशिया मस्ट हैव ए रेशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। तो जो अंतर किया गया है उसका तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए जो कानून का उद्देश्य है उससे, ठीक है ना। तो जो अंतर किया गया है तो द डिफरेंशिया मस्ट हैव ए रेशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। लॉ जब आप बनाते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है। अब बी क्लास के लिए हमने ये लॉ बनाया कि भाई इनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ए के बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, इनको थोड़ा आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा, इनको थोड़ा
इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। तो ये जो हमने डिफरेंशिया किया है और जो कानून बनाने का उद्देश्य है, कानून का उद्देश्य है, उसके बीच में एक तार्किक संबंध होना ज़रूरी है कि हमने साहब 2 क्लास बनाई थी, डिफरेंशिया किया था और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इनको चाहते हैं कि ये बच्चे थोड़ा कम जानते हैं तो ज़्यादा सीख जाए, तो इनको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आसान भाषा में पढ़ाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ है कि इनको ज़्यादा सीख जाएं, और जो रेशनल नेक्सस है और जो डिफरेंशिया है, अंतरक है, उसमें एक सीधा संबंध दिख रहा है कि भैया 2 क्लास इस वजह से बनाई, बी क्लास इस वजह से बनाई थी कि इनको का ये मकसद पूरा हो, ये ज़्यादा सीख जाएं, तो एक संबंध दिख रहा है। तो दूसरा टेस्ट ये भी पास करना पड़ेगा आपको कि डिफरेंशिया और ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ के बीच एक अंतर होना ज़रूरी है। ये 2 टेस्ट हैं। अब देखिए एक केस है अनवार अली सरकार का 1952 का इसमें और ये केस जो है कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे जो कि कुछ ख़ास अपराध को ट्रायल करते थे। तो वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1950 बनाया गया था। तो ये जो कोर्ट थे कुछ ख़ास अपराधों को तेज़ी से ट्रायल करते थे। अब और कुछ आपको पता है मुकदमे कितने धीमे धीमे चलते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और कुछ अपराधों के लिए तेज़ी से ट्रायल करने वाला लॉ बनाया गया कि ये अगर अपराध होंगे तो इनके लिए तेज़ी से मुकदमा चलेगा। तो इसको चैलेंज किया गया एज वायोलेटिंग आर्टिकल 14 कि साहब ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन है कि कुछ अपराधों के लिए तो आप बहुत धीमे धीमे मुकदमे चला रहे हैं, आदमी मर भी जाता है, उस पर मुकदमा साबित नहीं हो पाता, सज़ा से बच जाता है, और कुछ मुकदमों के लिए आप इतनी तेज़ी से ट्रायल कर रहे हैं, तेज़ी से मुकदमा चला रहे हैं कि बहुत तेज़ी से मुकदमा चल रहा है। तो इस बात को चैलेंज किया गया कि ये इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 में बताई गई है उसका वायोलेशन है। भाई मुकदमे तो मुकदमा है, तेज़ी से चलने चाहिए या फिर धीमे चलने चाहिए। एक को तेज़ी से चला रहे हो, दूसरे मुकदमों को आप तेज़ी से नहीं चला रहे हो, इस कैसा लॉ है, ये लॉ गलत है। चैलेंज किया गया लॉ कि 14 को वायोलेट कर रहा है। अब कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट आर्बिट्रेरी सिलेक्शन ऑफ द केसेस फॉर स्पेशल कोर्ट विदाउट गाइडलाइंस वायोलेटेड 14 एज इट फेल्ड टू टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि साहब कुछ स्पेशल कोर्ट में आप मुकदमों को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर रहे हैं कि इन मुकदमों को तो तेज़ी से चलाना है, इन मुकदमों को तेज़ी से नहीं चलाना है। अपनी मर्ज़ी से आपने चूज़ कर लिया कि ये मुकदमा तेज़ी से सुना जाएगा, इस मुकदमे को धीरे धीरे सुनेंगे। तो ये जो है विदाउट गाइडलाइंस, अगर कोई गाइडलाइंस नहीं है तो ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन है, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर जो है फेल हो रहा है, असफल हो रहा है कि रीजनेबल वर्गीकरण होना चाहिए। भेदभाव कर रहे हैं, 2 क्लास बना रहे हैं। इस मुकदमे को क्यों तेज़ी से सुन रहे हैं, इस मुकदमे को क्यों तेज़ी से नहीं सुन रहे हैं। दोनों मुकदमा को तेज़ी से सुनो, या तो एक को तो अपनी मर्ज़ी से आपने उठा लिया आर्बिट्रेरीली, मनमानेपन से, दूसरे मुकदमे को तेज़ी से नहीं सुन रहे हैं। तो ये मना किया कि साहब ये जो है आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है केसेस का स्पेशल कोर्ट के लिए बिना किसी गाइडलाइंस के लिए, आर्टिकल 14 को वायोलेट कर रहा है। तो इसका आप सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका महत्व क्या हुआ, ख़ास बात इसमें क्या है। तो दिस केस क्लियरिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ये केस एक बात बताता है, क्या बात बताता है कि जो आप भेदभाव कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कुछ मुकदमों को तेज़ी से सुनेंगे, कुछ को नहीं सुनेंगे, तो ये रीज़नेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, उसमें एक युक्ति होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई इसी मुकदमे को क्यों तेज़ी से सुन रहे हैं आप, दूसरा मुकदमा इसी तरह का, उसको तो तेज़ी से नहीं सुन रहे हैं आप। तो एक रीज़नेबलनेस होना चाहिए
तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो जाएगा। ईपी रोयप्पा का केस है 1973 का, और इसके फैक्ट ये थे कि उसने, पिटिशनर जो था, ठीक है ना, उसने चैलेंज किया ट्रांसफ़र पॉलिसी को कि ये सब कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहीं पे भी भेज देते हैं, और ये जो है आर्बिट्रेरी है कि अपनी मर्ज़ी से आपने किसी को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को फ़ायदा नहीं देना चाह रहे तो उसको बेचारे को ख़राब डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, ख़राब ज़िले में भेज दिया, जहाँ पे बेचारा परेशान रहेगा, पानी भी पीने को साफ़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी को जो है बहुत ल्यूसरेटिव डिस्ट्रिक्ट में भेजा जहाँ पे उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो उसने चैलेंज किया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो मनमानी है, आर्बिट्रेरी है। और आर्बिट्रेरीनेस आपको पता है कि अगर कोई पॉलिसी मनमानी होती है तो वो आर्टिकल 14 के वायोलेशन में मानी जाती है, क्योंकि ये सिद्धांत आर्टिकल 14 में स्थापित हो चुका है कि अगर कोई काम मनमाना है तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन कर रहा है। यानी अपनी मर्ज़ी से किसी ने कोई काम कर दिया, बिना कानून का ध्यान रखे हुए कोई लॉ बना दिया, तो वो आर्टिकल 14 यानी बराबरी का तो वायोलेशन कर रहा है, ये बात मान ली गई है। तो उसने ये कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि साहब मुझे उठा के ऊपर वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया कि यहाँ पे बैठोगे आप, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये मनमानी है, तो वो आर्टिकल 14 का यानी बराबरी का वायोलेशन करती है, उल्लंघन करती है। तो उसने यही कहा कि साहब ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये गलत है, और गलत है, मनमानी है, तो आर्टिकल 14 के हिसाब से इसको सही नहीं माना जाए, और 14 फंडामेंटल राइट है तो इसको ख़त्म कर दो, इस पॉलिसी को। मेरा मूल अधिकार है बराबरी, आपने उठा के मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी गलत है, इसको इक्वलिटी के हिसाब से सही नहीं माना जाना चाहिए। तो डिसीज़न भगवती थे जस्टिस, बड़े डायनामिक जज थे, कई अच्छे अच्छे जजमेंट दे के गए। उन्होंने ये कहा कि एक नया सिद्धांत दिया, नया सिद्धांत वो क्या था, नॉन आर्बिट्रेरीनेस का, ठीक है ना, गैर मनमानापन का सिद्धांत। तो इंट्रोड्यूस द नॉन आर्बिट्रेरीनेस प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शंस, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो मनमाने कार्य होते हैं उसके खिलाफ सुरक्षा, ये आर्टिकल 14 का सिद्धांत है इक्वलिटी का, और नॉन आर्बिट्रेरीनेस का सिद्धांत दिया कि मनमानापन नहीं चलेगा। आपके हाथ में अगर पावर आ गई है और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मनमानी तो 14 के खिलाफ है। नॉन आर्बिट्रेरीनेस का सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया जस्टिस भगवती ने। तो अब आर्टिकल 14 का एक मतलब और हो गया, क्या हो गया, बराबरी का मतलब ये है कि मनमानापन नहीं होना चाहिए, कि आपके हाथ में किसी तरीके से पावर आई, आपने कहा आप तो अपनी मर्जी चला लो, ठीक है ना। मैंने कहा ये बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, इसको नंबर कम दे दो, ठीक है ना, इसको सबक सिखा दो, इसको फेल कर दो। तो ये मनमानापन जो है वो इक्वलिटी का शत्रु है, इक्वलिटी का एनिमी है। ये जो है डिसीजन भगवती ने दिया रोयप्पा के केस में। अब इसका ख़ास महत्व क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14। इसने अभी तक जो हम आर्टिकल 14 का एक सीमित अर्थ समझ रहे थे कि आर्टिकल 14 तो यही कह रहा है बराबर होने चाहिए साहब, सभी बराबर है, किसी के साथ भेदभाव मत करो, और भेदभाव करो तो देख लो ये बेचारा 4 फुट का है, ये 6 फुट का है, तो बास्केटबॉल में ये तो बड़ा मुश्किल से गोल डाल पाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा बास्केटबॉल की ऊंचाई कम कर दो। तो हम तभी तक तो यही समझ रहे थे ना आर्टिकल 14 का मतलब।
अब आर्टिकल 14 का एक मतलब और हो गया कि गैर मनमानापन या मनमानेपन के विरुद्ध सुरक्षा भी आर्टिकल 14 में निहित है कि अपनी मनमानी कोई करना चाहे और ये कहे कि सब लोग तो सभी के लिए बराबर है, ये कह के पीछा छुड़ाना चाहे, तो आर्टिकल 14 कहता है कि नहीं साहब, मनमानापन तो नहीं चलेगा आर्टिकल 14 में। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया, उसका स्कोप बढ़ गया, उसमें एक नया अर्थ और शामिल हो गया और वो है गैर मनमानापन या नॉन आर्बिट्रेरीनेस डॉक्ट्रिन। मेनका गांधी का केस आता है। मेनका गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, अपने अधिकार लेके फिर वो जानवरों पे शिफ्ट हो गई, आजकल जानवरों के अधिकारों की बात कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें पहले प्रैक्टिकली लोगों के अधिकार दिलवाने चाहिए थे, फिर जानवरों के अधिकार की बात करती तो ज़्यादा बेटर होता। खैर एनीवे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दैट वाज द डिफरेंट थिंग, हिज पर्सनल व्यू। तो देखिए आर्टिकल, ये फैक्ट थे इस केस के 1978 के। मैं अभी रिसेंटली आर्टिकल 21 में भी आपने देखा कि मेनका गांधी का मामला क्या था, कल ही क्लास चल रही थी। तो पासपोर्ट उनका छीन लिया गया था, इम्पाउंड कर लिया गया था, विदेश जाने से रोक दिया गया उन्हें, बिना कोई वजह बताए हुए, कोई नोटिस वोटिस भी नहीं दिया गया उन्हें। उन्होंने कहा कि साहब ये आर्टिकल 14 का भी वायोलेशन है, केवल मेरी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी गई, मेरी दैहिक स्वतंत्रता पे ही जो है उन्होंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बल्कि मेरा आर्टिकल 14 भी तो छीन लिया, बराबरी का अधिकार भी तो छीन लिया। तो उन्होंने ये कहा कि साहब बिना किसी वजह बताए हुए मेरा पासपोर्ट छीन लिया। बताइए, बिना वजह बताए हुए पासपोर्ट छीन लिया, ये कौन सी बात हुई? अब बिना बताए हुए मुझे क्लास से सस्पेंड कर देंगे, ये कौन सी बात हुई? बच्चे तो पूछेंगे कि बताइए भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा साहब ये आर्टिकल 14 के हिसाब से भी तो ठीक नहीं है, आर्टिकल 21 तो कह ही रहा है कि पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी में घूमना फिरना मूवमेंट का अधिकार है 19 क्लॉज 1D में। फिर ये बराबरी के अधिकार का भी तो हनन कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं बराबरी के अधिकार का हनन? उन्होंने ये कहा कि बिना किसी वजह बताए हुए किसी पे कोई कार्रवाई कर देना, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। और आर्टिकल 14 जो है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी अपने आप में रखता है कि जब किसी की आप बराबरी का वायोलेशन कर रहे हो तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से उसकी बराबरी छीन सकते हैं। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं? ऑडी अल्ट्रम पार्टम, आपको पता है कि किसी दूसरे के खिलाफ कोई एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उस पक्षकार को भी सुन लें, उससे भी पूछ लें भाई हम तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं, तुम्हारा पासपोर्ट छीन रहे हैं और तुमने ये गलती करी है, अपनी सफाई दे दो, हम तो छीन रहे हैं। बुला तो लेते, मुझे पूछ तो लेते एक बार कि भाई मेरे खिलाफ कोई एक्शन करने से पहले मुझे बुलाते, पूछते। तुमने तो अपनी मर्जी से जब चाहो तब सस्पेंड कर दो, जब चाहो पासपोर्ट छीन लो। तो उन्होंने ये कहा कि साहब कि ये जो है आर्टिकल 14 का भी वायोलेशन है, मेरा पासपोर्ट छीनना बिना वजह बताए हुए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 फॉर्म ए ट्रिनिटी। जो 14 है, 19 है और 21 है, ये त्रिमूर्ति है, ट्रिनिटी। आपको पता है ट्रिनिटी क्या होती है, कितनी पवित्र होती है ट्रिनिटी? पता है आपको ट्रिनिटी? जब है क्या है बताया था, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या बताया था? नहीं 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 नहीं, ट्रिनिटी जो होती है, आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में एक सिद्धांत चलता है 3 पवित्र बातों का, ठीक है ना? होली स्पिरिट, द जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना? और जो है 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत पवित्र मानी जाती हैं। तो ये ट्रिनिटी है, एक बहुत ही पवित्र चीज़ें हैं, ट्रिनिटी वाला सिद्धांत यहाँ पे भी उन्होंने कहा। हाँ, तो ये भी यहाँ पे इसके हिसाब से ये यहाँ पे हो जाएगा कि 14, 19, 21 ये कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिनिटी है, वो धर्म, वो क्रिश्चियनिटी की ट्रिनिटी है 3, द होली स्पिरिट। देखिए भगवान का पुत्र जीसस,
भगवान का पुत्र, जीसस क्राइस्ट भगवान का पुत्र ही कहा जाता है अरे क्रिश्चियनिटी के रिलीजन के हिसाब से। और भगवान, ठीक है ना, और होली स्पिरिट, ये तीन बातें जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी मानी जाती हैं, बहुत पवित्र माना जाता है उन्हें। तो मतलब यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 ट्रिनिटी है कि ये तीनों चीज़ें बहुत पवित्र हो गई, इसको तो कोई छू भी नहीं सकता है। अब लेजिस्लेचर ये कह रहा है कि साहब हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम तो इनको आर्टिकल ना 14 को मान रहे हैं, ना 19 को मान रहे हैं, ना 21 को मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये इतनी पवित्र चीज़ें हैं कि आप इनको छू नहीं सकते हैं, आप इन पे हमला नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आर्टिकल आपको पता है कि ट्रिनिटी माना गया है इनको। एनी लॉ इंटरफियरिंग विद पर्सनल लिबर्टी मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। तो कोई कानून जो कि हस्तक्षेप कर रहा है किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, तो उसे 3 शर्तें पहले पूरा करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो 3 शर्तें पहले उसको पूरा करनी पड़ेंगी, तब किसी की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। पहली शर्त तो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर, एक प्रक्रिया का पालन करके आप किसी की आज़ादी छीन सकते हैं। आप किसी को बंदी बनाना चाह रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा आपको। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजर पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? द प्रोसीजर मस्ट कॉम्प्लाई विद फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 90। और जो प्रक्रिया आप बनाएंगे उस प्रक्रिया को आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं उसको कॉम्प्लाई विद करना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया आर्टिकल 19 में दिए हुए अधिकारों को पूरा करेगी। और तीसरा, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी अंडर आर्टिकल 14। और तीसरी बात ये भी है कि ये आर्बिट्रेरी भी नहीं होनी चाहिए कि 14 के जो बराबरी का सिद्धांत है, जो कि ज़रूरी चीज़ है आर्टिकल 14 में, कि साहब आप अपनी मनमानी से कानून बना दें तो वो बराबरी वाला कानून नहीं माना जाएगा या आर्टिकल 14 का वायोलेशन माना जाएगा। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए 14 के हिसाब से। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसमें ख़ास बात क्या हुई। तो इसने आर्टिकल 14 को लिंक किया विद नेचुरल जस्टिस एंड द फेयरनेस। तो इट लिंक्ड आर्टिकल 14 विद नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस। अब आर्टिकल 14 में एक नई बात और शामिल हो गई। क्या शामिल हो गई? कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत भी इसमें शामिल हैं। और आपको पता है कि नेचुरल जस्टिस में कई प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं तो पहले उसे पूरी तरह से सुन लें, उसे सुनवाई का पूरा मौका दे दें, नोटिस दें, बुलाएं, पूछें, नहीं आए तो दोबारा नोटिस दें, आइए भाई ये जो है आपके खिलाफ हम जजमेंट लेने जा रहे हैं। अपने मामले में आप जज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका खुद का मामला है, आप खुद जज बने बैठे हैं तो आप अपने फेवर में ही जजमेंट लेंगे। आपके रिश्तेदार का मामला है, आप खुद जज बने बैठे हैं तो नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है, ठीक है ना। और जस्टिस दिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जस्टिस दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। ये भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस में अगर देर हो रही है तो वो इसका मतलब है कि आप जस्टिस दे ही नहीं रहे हैं। ये सारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। अब देखिए एक केस और आ जाता है इम्पोर्टेंट इसमें, इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसको हम मंडल कमीशन का केस कहते हैं। और आपको पता है कि ये केस जो है रिजर्वेशन का केस भी कहा जाता है। इसी केस के द्वारा रिजर्वेशन को के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी गई। तो मंडल कमीशंस रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड। मंडल कमीशन के केस में 1993 में ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लास हैं,
या पिछड़ा वर्ग है उसका जो रिजर्वेशन दिया गया उसको चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई कि साहब ये रिजर्वेशन दे रहे हैं आप पिछड़े वर्ग को, ये गलत है। तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें डिसीजन में कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज़ द फेसेट ऑफ आर्टिकल 14। उन्होंने ये कहा कि 16 क्लॉज 1 जो है, जो ये कहता है कि सभी बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस के आधार पर, ये बात जो है वो आर्टिकल 16 की ये बात वो आर्टिकल 14 का फेसेट है। और रिजर्वेशन और आर्टिकल 14 आपको पता ही है कि ये बात करता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो रिजर्वेशन देना आर्टिकल 16 क्लॉज 1 या 14 के में कोई मना नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन आर वैलिड अंडर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रिजर्वेशन तो वैध है क्योंकि आप एक दो क्लास बना रहे हैं, एक को रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, और रिजर्वेशन के लिए क्लासिफिकेशन रीजनेबल है, तो रिजर्वेशन अपने आप में रीजनेबल बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों टेस्ट को अगर वो फॉलो कर रही है, जो कि मैंने आपको अभी बताए कि कोई भी कानून जो दो टेस्ट को पास कर लेगा तो वो वैलिड कानून माना जाएगा। तो रिजर्वेशन वैलिड है क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से है और दे अलाइन विद द इक्वलिटी प्रिंसिपल, और जो बराबरी का सिद्धांत है उसको अलाइन कर रहा है। क्यों अलाइन कर रहा है? कि जो सामाजिक रेस में पिछड़े रह गए, ठीक है ना, एक 4 फुट का आदमी, एक 6.5 फुट का आदमी, दोनों के लिए गोल पोस्ट बराबर, अब वो तो जीत ही नहीं पाएगा। 4 फुट वाला हर्ष तो जीत जाएगा, लेकिन दूसरा कोई जो थोड़ा सा हाइट जिसकी कम है वो तो नहीं जीत पाएगा ना हर्ष से। तो यहाँ पर इक्वलिटी वाला सिद्धांत तो नहीं हो पा रहा है। हमने ये कह दिया साहब बराबर है, अब आपको जीतना है बास्केटबॉल। तो उन्होंने कहा कि ये अलाइन विद इक्वलिटी प्रिंसिपल है कि रिजर्वेशन आप उन लोगों को दे रहे हैं जो कि सामाजिक दौड़ में पिछड़े रह गए हैं, ठीक है ना, सोशली जो बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ठीक है ना, और सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और एजुकेशनली शैक्षणिक तौर पर पढ़ाई लिखाई में कम है, समाज में भी पिछड़े हैं, और एजुकेशनली शैक्षणिक तौर पर पढ़ाई लिखाई के अलावा समाज और सामाजिक तौर पे ये पिछड़ापन जो है की वजह से आप उनको थोड़ा कानून रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू द रिजर्वेशन पॉलिसीज़ एंड क्लियरिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 16। तो इसने जो है संवैधानिक परिस्थिति दे दी रिजर्वेशन को कि आप दे सकते हैं रिजर्वेशन, और आर्टिकल 14 और 16 में भी एक रिलेशनशिप बताया कि 16 क्लॉज 1 इज़ द फेसेट ऑफ 14। तो आपको पता है, अब देखिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आई थिंक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक वन मोर केस, अगर समझने की आप में हिम्मत हो तो मैं पढ़ाऊँ, नहीं तो यहीं पे एंड कर दूँ। मुझे लग रहा है कि आपका पेशेंस जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ज़्यादातर लोग बातें करने में बिज़ी हो जा रहे हैं। तो बताइए, एंड कर दें? हाँ ठीक है।